जहां एक तरफ मतदान हो रहा है, वहीं पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में बूथ पर हंगामा हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि भीड़ ने ईवीएम और वीवीपैट पानी में फेंक दिया है, ये जानकारी मिल रही है। बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है, पोलिंग एजेंट से मारपीट की जा रही है। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया है। साउथ 24 परगना के कुलतली क्षेत्र में हंगामे की खबर सामने आ रही है। देखिए तस्वीरें सामने आई हैं, ईवीएम और वीवीपैट को पानी में फेंक दिया गया है। कुलतली विधानसभा के बूथ नंबर 40 और 41 की एक घटना है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। बीजेपी का आरोप यह है कि ये टीएमसी के नेताओं द्वारा किया गया है। ग्रामीणों पर मारपीट करने का आरोप भी लगाया जा रहा है बीजेपी द्वारा। ये कुलतली विधानसभा के बूथ नंबर 40 और 41 की घटना है, जहां पर बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि देखिए किस तरह से पोलिंग एजेंट्स के साथ मारपीट की जा रही है और बीजेपी का आरोप कि भीड़ ने ईवीएम और वीवीपैट को पानी में फेंक दिया है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रविशंकर दत्ता जुड़ गए। रविशंकर, कुलतली विधानसभा बूथ की ये तस्वीरें सामने आई हैं, क्या हुआ है वहां पर, और इसके अलावा अभी तक जो मतदान चल रहा है बाकी जो क्षेत्र हैं वहां पर किस तरह की जानकारी सामने आ रही है? हाँ देखिए, कुलतली विधानसभा में जो हुआ है ऐसा कि बीजेपी अपना बूथ एजेंट बिठाने के लिए वहाँ पे जा रहे थे और तृणमूल के साथ वहाँ पे उनका झड़प हो गई और आरोप बीजेपी की तरफ से ये लगाया जा रहा है जो ईवीएम मशीन है और वीवीपैट से उसको पानी में फेंक दिया गया। तो यहाँ पे जो झड़प हुई है कुलतली के 40 और 41 नंबर बूथ पे, इसको लेके इलेक्शन कमीशन पे शिकायत दर्ज किया गया है। दोनों पार्टी एक दूसरे को यहाँ पे दोषी ठहरा रहा है पूरा घटना में, लेकिन ये घटना का जायजा लिया गया है और नया वीवीपैट और जो ईवीएम मशीन है वहाँ पे बिठाया जा रहा है और वहाँ पे वोटिंग जो प्रोसेस है वो स्टार्ट किया गया है। पश्चिम बंगाल के बाकी जो 9 सीट्स हैं वो 9 सीटों में यहाँ पे भी चुनाव चल रहा है। जैसे सुदीप बंदोपाध्याय के साथ हमने बात किया था, सुदीप बंदोपाध्याय ने साफ साफ ये कहा पश्चिम बंगाल में बीजेपी डबल डिजिट क्रॉस नहीं करेगा, इसका मतलब सिंगल डिजिट में उनका सीट रहेगा और उनका ये कहना है इंडिया गठबंधन जो है इस बार क्षमता में आते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, अलग अलग पार्टियों के अपने दावे हैं रवि, लेकिन ये उत्तर 24 परगना से जो तस्वीरें सामने आई हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी कैसे आप देखते हैं? हर फेज में हमने तकरीबन देखा है, जब जब बंगाल में चुनाव हुए हैं बंगाल से कोई ना कोई तस्वीर ऐसी जरूर सामने आई है जो कि चिंताजनक मानी जा सकती है। अब ये नॉर्थ 24 परगना की तस्वीर है जहां पर ईवीएम और वीवीपैट पानी में फेंक दिया गया है। देखिए ये सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है। देश ने मतपत्र लूटा जाना, बैलेट बॉक्स फेंक देना, गुंडागर्दी करना वो सब देखा और जो राज्य इसके लिए बहुत बदनाम कहे जाते थे, हालांकि मैं ये मानता हूं कि तब भी उत्तर प्रदेश बिहार से ज्यादा गलत काम, खराब काम, लोकतंत्र को लूटने का काम बंगाल में ही होता था। उस वक्त कम्युनिस्टों के चक्कर में एक बड़ा वर्ग इसको छिपाता था। अब सब कुछ सामने है। ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है और अगर इस तरह का काम करने वाले हैं उनमें से किसी को हमने कोई बड़ी सजा होते सुनी क्या? एक दो तो ऐसे प्रेसिडेंट्स होने चाहिए, ऐसे उदाहरण तय होने चाहिए कि कोई ईवीएम लेकर गया, ईवीएम में गड़बड़ी की, उसको दीजिए ना आजीवन कारावास की सजा। अगर लोकतंत्र को कोई लूट रहा है तो इससे कम पर, और ये सामान्य हत्या से ज्यादा खतरनाक है। मेरा यह मानना है कि चुनाव आयोग की इसमें सीधी जिम्मेदारी बनती है और उसके ऊपर ये सवाल खड़े होते हैं कि वो जिम्मेदारी से अपना काम क्यों नहीं निभा रहा है। जी, जयशंकर जी भी हमारे साथ आने में। जयशंकर जी, ये तस्वीरें चिंताजनक हैं और इन तस्वीरों पर कार्रवाई होनी चाहिए और पश्चिम बंगाल से हमेशा हर फेज में इस तरह की तस्वीरें सामने आई, बल्कि हर चुनाव में इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। लेकिन अब हम आखिरी फेज का जो मतदान है वो हो रहा है, वो देख रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल में जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में भी अगर बात करें, क्योंकि बीजेपी यहाँ पर दावा कर रही है कि वो बढ़ाएगी अपनी संख्या को, जितनी उन्होंने पिछली बार सीटें जीती थी उससे ज्यादा सीटें जीतेंगे। वहीं तृणमूल कांग्रेस ताल ठोक रही है कि नहीं, वो अपनी सीटें बनाकर आगे बढ़ेंगे। तो क्या आपको लग रहा है पश्चिम बंगाल में होने वाला है, खासतौर पर इस इलाके में जहां आज मतदान हो रहा है? नहीं सुमेरा, पहली बात तो ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंताजनक है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये भी थोड़ा पता करना चाहिए कि ये घटना हुई क्यों, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसमें क्या हुआ है। क्योंकि हम लोग यहाँ बैठ करके सिर्फ एक तरफा बात सुन रहे हैं, आज देख रहे हैं, अगर वहाँ के लोगों से पता लगे कि हाँ भाई क्या हुआ, क्यों किया ऐसा, जो किया वो गलत किया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात यह है कि देखिए इस पूरे चुनाव में 7 चरणों के भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदें कुछ राज्यों पे ज़्यादा टिकी रही हैं। उसमें से एक पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है, जिसमें इनकी सीटें बढ़ सकती हैं ऐसा माना जा रहा था, क्योंकि बाकी राज्यों में तो इनकी सीटें लगातार घट रही हैं हर राज्य में। तो भरपाई करेंगे, तो जब बात होती थी तो ये लोग कहते हैं कि साहब हम बंगाल से कर लेंगे, उड़ीसा से कर लेंगे और आंध्र प्रदेश से कर लेंगे, कुछ तमिलनाडु से करेंगे, कुछ केरला से करेंगे।
इनके दावे रहे हैं। अब कितना हो रहा है ये तो 4 जून को पता लगेगा। मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल में इनके पास अभी जो 18 सीटें मेरे ख्याल से शायद हैं जी, उसमें अगर 18 रह जाएं तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि जो सिनारियो दिख रहा है, चुनावी परिदृश्य वहाँ दिखाई दे रहा है, जिस ढंग की बौखलाहट दिखाई दे रही है, उससे लग रहा है कि इनकी सीटें घटेंगी। दर्जन भर में सिमट जाए, डबल डिजिट हो सकता है, डबल डिजिट में आ जाए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है सर। और इस वक्त देखिए कुछ खास तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें सोमनाथ मंदिर से। इस वक्त आप देख रहे हैं सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सोमनाथ मंदिर की। आज वोटिंग का आखिरी फेज और गृह मंत्री अमित शाह लगातार अलग अलग मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए जा रहे हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गुजरात के सोमनाथ से, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। ये तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह की, जो सोमनाथ मंदिर पहुंचे हैं पूजा अर्चना करने के लिए। और लगातार तब जबकि मतदान से पहले प्रचार थमा, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि वो तिरुपति बालाजी भी गए थे दर्शन करने के लिए। अब यहाँ सोमनाथ मंदिर पहुंचे हैं, यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। इसके पहले वाराणसी में भी उन्होंने पूजा अर्चना की। तो लगातार अब चुनाव प्रचार खत्म करने के बाद मंदिर मंदिर जाने का जो सिलसिला है वो चल रहा है। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं लगातार, जहां जहां चुनाव प्रचार के बाद इस वक्त मतदान हो रहा है। और देखिए ये कंगना रनौत की तस्वीरें, वो मतदान करने के लिए पहुंची हैं मंडी में। कंगना रनौत चुनावी मैदान में हैं, विक्रमादित्य सिंह उनके सामने, मंडी सीट से हिमाचल प्रदेश की। और हमारे साथ अमोद जुड़े हुए हैं। अमोद, कंगना रनौत मतदान करने के लिए पहुंची हैं, उनकी तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये जो सीटें हैं सभी बीजेपी के लिए बहुत अहमियत रखती हैं, सबकी सब सीटें उन्होंने हिमाचल प्रदेश की जीती थी। मंडी सीट पर कंगना रनौत के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। देखिए कंगना रनौत शायद मीडिया से बात भी करने वाली हैं, तो वो भी आपको सुनवाएंगे। क्या कह रही हैं आइए वो सुनने की कोशिश करते हैं। मैंने जो है वोट दिया है और मेरी सबसे अपील है जिन क्षेत्रों में आज जो है वोटिंग हो रही है, इस जो हमारा सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकार है, इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और आज ऐसा लगता है जैसे कोई उत्सव है, हमारे सरका घाट में तो लग रहा है जैसे कोई उत्सव है। इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है हिस्सा लें और हमें जो लोकतंत्र का जो वरदान है, न जाने कितने लोगों का खून बहा ताकि हमें ये वोट करने का जो है अधिकार मिले, तो इस अधिकार का फायदा उठाएं। देखिए हमारे लिए जो है ये जो मोदी की लहर है ये समस्त हिमाचल प्रदेश में है। मोदी जी ने जो है इस बार कम से कम लगभग 200 रैलियां की हुई हैं। 2 महीने के छोटे से अंतराल में ना जाने 80-90 से ज्यादा इंटरव्यू किए हुए हैं। और उनका जो काम है वो पूरे भारतवर्ष में जो उसकी गारंटी है, उनका लोहा जो है पूरा भारतवर्ष और हिमाचल प्रदेश भी मानता है। तो हम जो है मोदी जी की सेना है और मुझे जो है अवश्य ही मंडी पार्लियामेंट्री का आशीर्वाद मिलेगा और मोदी जी को जो है यहाँ पर भी हम लोग 4 की 4 सीटें जो है वो मिलेगी। ध्यान करने गए हैं, विपक्ष सवाल उठा रहा है, मोदी जी ध्यान लगा रहे हैं, अभी उस पे कुछ भी मोदी जी जो है वो ध्यान अभी नहीं कर रहे हैं। वो जब राजनेता भी नहीं थे, जब कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से बिल्कुल नहीं जुड़े थे, तब भी हम लोग उनके कितने चित्र देखते हैं। यहाँ हिमालय की वादियों में वो न जाने कितने दशकों तक वो तपस्या करते रहे, वो कितने दशकों तक जो है ध्यान करते रहे। अब इन लोगों को उनके ध्यान से दिक्कत है। जो एक इंसान का जो है जीवन शैली जीने का तरीका है, वो इंसान अपनी जीवन शैली जीने का तरीका नहीं भूल सकता। अगर वो जो है ध्यान करते हैं तो करते आए हैं, अब भी करेंगे, उसमें क्या देखिए कंगना रनौत को आप सुन रहे थे, मंडी से भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट। अपनी चुनावी रैलियों में भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और काम के सहारे वो चुनाव जीतेंगी। और एक बार फिर उसी का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। उतरना है, संकल्प से सिद्धि की ओर लेकर जाना है, विकसित भारत बनाना है, तो हम सबको मिलकर अपना योगदान करना है। सर इस बार बीजेपी 370 का लक्ष्य रखी और एनडीए का 400 पार करना है, लेकिन जो विपक्षी दल हैं वो ये कह रहे हैं कि ये 150 में से बढ़ जाएंगे, कुछ कह रहे हैं 250 भी नहीं है। जनता के आशीर्वाद से हमने 2014 में 282, 2019 में 303, इनके पूर्ण बहुमत की सरकारें बनाई जो 1984 के बाद बनी।
ये अपने आप में दिखाता है कि जनता ने बार बार विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर किया, मोदी जी पर किया, और इस बार भी जनता का पूरा आशीर्वाद मिलने वाला है। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, हम हिमाचल की चारों सीटें लोकसभा जीतेंगे और 400 पार करके फिर एक बार विधानसभा में 6 सीटों पर भी। तो हमीरपुर से बीजेपी के कैंडिडेट और सिटिंग एमपी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे। वहीं वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी के सामने चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस कैंडिडेट अजय राय से बात की है हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा ने। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। काशी में मंदिर दर्शन करने के बाद हमारे साथ यहां से कांग्रेस के जो यानी कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं अजय राय जी, पूरा त्रिपुंड चंदन उंदन लगा के। अजय जी, क्या भगवान से आपने कहा है? नहीं, भगवान से कहने की आवश्यकता नहीं होती है। काशी में, काशी एक ऐसी नगरी है, पवित्र नगरी, कि यहाँ जो आपके मन के अंदर है वो चीज़ें प्रभु खुद देखते हैं, पढ़ते हैं। और तीनों लोग से न्यारी नगरी बाबा विश्वनाथ की नगरी है। यहाँ कुछ कहने सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ आपके मन के अंदर जो भाव है वो भाव खुद ईश्वर यहाँ पर बाबा विश्वनाथ हम लोग की रक्षा करते हैं, और वो समझ लेते हैं कि नहीं आया है और ये निश्चित तौर से ये हमारा भक्त है, हमारा काशी का है, काशी का लाल है, तो उसको आशीर्वाद मिलता है। यहाँ तो गंगा माँ के जो पुत्र बनकर जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और बीजेपी का दावा कि ये ऐसी सीट है जहाँ रिजल्ट आउट है, सिर्फ वोटों का अंतर क्या होगा ये कह रहे हैं कि 10 लाख हो जाएगा। अब देखिए वो वक्त बताएगा, आप घूम लीजिए बूथ पर, आपको पता चल जाएगा। निश्चित तौर से काशी के लोगों ने 10 साल देखा है प्रधानमंत्री जी को, अच्छा वोट दिया, जिताया, पर काशी के अंदर कोई विकास हुआ तो आप देख लीजिए। आज वही नलियाँ, वही तार खंबे देख लीजिए खड़े हैं सामने आपके। इनका IPDS हो गया, देख लीजिए आपके सामने है, मेरे घर के सामने है, कहीं बाहर नहीं, मेरे घर के सामने पूरा तार का जाल बिछा हुआ है। ये सब केवल झूठी बातें हैं। जनता इस बार निश्चित तौर से उनको इस बार दक्षिण वो गए हैं और वो निश्चित वहीं पर जाकर आराधना कर रहे हैं। वहीं जो है पहली बार है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है और कांग्रेस 17 सीटों पर लड़े। क्या लग रहा है आपको? निश्चित तौर से इस बार का परिणाम जनता ने मन बना लिया है गठबंधन के पक्ष में, और धुआंधार पोलिंग हो रही है। हर वर्ग हर जात के लोग इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार 4 तारीख को बनने जा रही है। आप यहाँ और आज गोरखपुर में भी मतदान हो रहा है। गोरखपुर में वोटिंग करने पहुंचे रवि किशन से बात की है TV9 भारतवर्ष संवाददाता कुमार कुंदन ने। हमारे साथ रवि किशन सर मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं। रवि सर, एक बात बताएं कि इस बार कोई मामला लीगल तो नहीं है? इस बार मामला राम राज्य का, इस बार मामला सत्य का, विकसित भारत का, सोने की चिड़िया बनेगा मेरा भारत, और मेरा भारत बहुत विराट बनेगा, और ये सत्य है। और हमारे निस्वार्थ संत वहाँ पर साधना में भी है, और आज मौसम भी देखिए यहाँ पे उन्होंने एकदम खुशनुमा कर दिया। वहाँ वो ध्यान में बैठे मोदी जी, और यहाँ हवा चल, देखिए मेरे बाल उड़ रहे हैं, देख रहे हैं आप? नहीं, लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि मोदी जी जो ध्यान कर रहे हैं वो एक पब्लिसिटी स्टंट है। नहीं, वो सब प्रेत आत्माएं हैं। विपक्ष कहाँ है? देखो उनके अंदर भूत प्रेत है, उनको पता चले पिशाच है। इन लोगों को भगवा दिखा दो या मोदी जी का चेहरा दिखा दो, सबको एकदम मिर्गी आने लगता। कहाँ आता? इनके अंदर आत्माएं हैं, इनको जानना चाहिए विपक्ष को। इन लोगों को झाड़ फूक करवाना चाहिए अपनी आत्माओं का, या तो इन लोगों को भी मोदी जी के पीछे पीछे चलना चाहिए, तो इन लोग का शुद्धिकरण हो जाएगा। किसके नाम पे? मोदी के नाम पे, योगी के नाम पे, या आपके काम पे? लोग क्यों आपको वोट करें गोरखपुर में? देखिए, मोदी योगी जी के नाम पे ही वोट मिलेगा। तो गोरखपुर से सांसद रवि किशन को आप सुन रहे थे। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के वो कैंडिडेट हैं और उनको टक्कर देती हुई नजर आ रही हैं समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट काजल निषाद। उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता ने। उन्होंने कैसे बीजेपी पर हमला बोला इस बातचीत के दौरान, सुनिए जरा। हमारे साथ काजल निषाद मैम मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। कहते हैं आज का दिन शुभ होता है, आपको कितना लग रहा है, क्या होगा आज? बिल्कुल शुभ दिन है। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। सभी दर्शक मित्रों को प्यार भरा नमस्कार एवं प्रणाम करती हूँ। आज जन्मदिन है तो जन्मदिन का तोहफा भेंट सब आशीर्वाद के रूप में वोट देकर देंगे, साइकिल वाला बटन दबाकर। मतलब जनता को रिटर्न गिफ्ट मिलेगा आज? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन रवि किशन जी कह रहे हैं कि मोदी योगी के नाम पर और उनके काम पे जनता उनको वोट कर रही है। क्यों मोदी योगी जी के नाम पर देंगी? भाई आप क्या किए 5 साल, आप क्या किए?
आपको तो गरीबों के पसीने से बदबू आ रही है, निषादों के पसीने से बदबू आ रही है, और निषादों का वोट चाहिए, गरीबों को वोट चाहिए। आप कह रहे हैं हम साधु बन जाएंगे, डर लग रहा है, हम हिमालय चले जाएंगे। तो जब हिमालय ही जाना है, साधु ही बनना है, तो वोट क्यों मांग रहे हैं? उनका तो कहना है कि हम मुंबई छोड़ के अब गोरखपुर आ गए हैं। आपने नहीं देखा वीडियो जो उन्होंने कहा कि हम साधु बन जाएंगे, हम हिमालय चले जाएंगे, हमको डर लग रहा है, हमको ऐसा लग रहा है। तो जब हिमालय ही जाना है तो जनता का वोट जनता क्यों खराब करेगी? कहाँ जनता हिमालय में आएगी अपनी समस्या लेकर, कहाँ खोजेगी इनको? तो भाई इस तरह से नहीं होता है। तो लोग लोकल को, अपनी बेटी को, अपनी बहू को वोट देंगे कि बाहरी को वोट देंगे? दूसरी बात कि यहाँ की बहुत सारी समस्या है। एक तो ट्रैफिक की समस्या है, ट्रैफिक जाम से छुटकारा जनता को मिल नहीं रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। तो गोरखपुर के बीजेपी के उम्मीदवार रवि किशन को भी आपने सुना, काजल निषाद समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनको भी आपने सुना। लेकिन ये जो पूर्वांचल की सीटें हैं जिसमें इस चरण में मतदान हो रहा है, इस पर और कुछ बात करते हैं। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी मौजूद हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, पूर्वांचल की जो ये सीटें हैं, इस पर समाजवादी पार्टी भी बहुत दांव लगा रही है। उनका जो पीडीए का फॉर्मूला है, उसे उन्हें लगता है कि यहीं पर उन्हें सबसे ज़्यादा फायदा उसका मिलेगा। बीजेपी भी यहाँ पर और ज़्यादा बढ़त बनाना चाहती है, क्योंकि इस फेज में जिन सीटों पर मतदान हो रहा है, काफ़ी सीटें बीजेपी ने जीती थी। लेकिन क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है पूर्वांचल में आपको इन सीटों? देखिए, पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी के लिए विधानसभा चुनावों में भी मुश्किल थी। पिछले लोकसभा चुनाव में जब सपा बसपा एक साथ आ गई तो भी मुश्किल थी। लेकिन ये भी सच है कि इसी पूर्वांचल की कई ऐसी सीटें हैं जिस पर आप आंख मूंद कर कह सकते हैं। उसमें से एक सीट ये गोरखपुर भी है। काशी भी नरेंद्र मोदी जी के वहां से चुनाव लड़ने से बहुत पहले से, और ये जो अजय राय हैं, ये तो मूलतः तो भाजपा ही हैं। इन्होंने कोल असला से उदल को हराया था, अब कम्युनिस्ट सीट थी उसको खत्म कर दिया। इनकी नाराजगी यही थी कि मुरली मनोहर जोशी को टिकट क्यों दे दिया गया, हमें क्यों नहीं दिया गया, वो उस नाराजगी में गए। तो काशी से लेकर गोरखपुर, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र तक भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सीटें बहुत अच्छी हैं। लेकिन बीच में, जिसको हम घोसी और गाजीपुर कहते हैं, वहां मुश्किल अभी भी बनी हुई है। बलिया, चूंकि नारद राय इधर आ गए, वो जो एक भूमियारों का एक जो नाराजगी थी उसको उन्होंने बहुत हद तक साध लिया है। अब अरविंद राजभर के पिताजी यानी ओम प्रकाश राजभर जो बोले हैं, उनकी जो वाणी ने जो काम किया है, उसको कितना भाजपा साध पाई है, ये बड़ा सवाल है। गोरखपुर में कोई लड़ाई नहीं, रवि किशन बहुत अच्छे अंतर से जीतेंगे। ठीक है, गोरखपुर में कोई लड़ाई नहीं है आपके हिसाब से, वाराणसी में कोई लड़ाई नहीं है। वाराणसी से ही हमारे साथ मौजूद हैं पंकज झा। पंकज, वाराणसी का हाल तो बताइए ही, वोटर्स का रुझान भी हमें बताइए, और साथ ही साथ पूरे पूर्वांचल की तमाम सीटों पर वो कौन कौन से समीकरण हैं जो इस बार हावी होते हुए नजर आए, उनके बारे में भी क्या आपकी राय है, जरा बताएं। देखिए, बनारस को लेकर अगर हम बात करें तो बनारस में तो पिछले अगर 2014 से ही देखें तो यहाँ मेन बात जो है, एक तरफ तो अजय राय यहाँ हमेशा से चुनाव लड़ते रहे, लेकिन यहाँ मुकाबला जो है वो रिजल्ट को लेकर नहीं है। यहाँ ये है कि जीत का जो अंतर है वोट को लेकर के, वो क्या रहे। अगर जैसा हर्षवर्धन ये भी कह रहे थे, पूर्वांचल में जिन 13 सीटों पर अब गोरखपुर मंडल और वाराणसी मंडल में जहाँ 13 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, पिछले चुनाव में 2 लोकसभा सीटें ऐसी थी जब बीएसपी के उम्मीदवार वहां से जीते थे। एक तो घोसी वाली सीट थी और दूसरी गाजीपुर वाली सीट थी, लेकिन तब सपा और बसपा का गठबंधन था। इस बार क्या है कि कुछ सीटों पर बीजेपी ने जो अपने उम्मीदवार दिए हैं, उनके लोकल एंटी इनकम्बेंसी की वजह से वहां बीजेपी को शुरुआत में थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन उसके बाद जब प्रबंधन किया गया, खुद अमित शाह यहां पर वाराणसी में करीब 10 दिनों तक रहे, उसके बाद चीज़ें और हालात और सामाजिक समीकरण भी बदले हैं। तो अगर देखें तो जिन सीटों पर कल तक और पहले लग रहा था कि बहुत कड़ा मुकाबला है, वहाँ भी अब मुकाबला रोचक और दिलचस्प हो गया है। लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जिनके बारे में पहले से कहा जा सकता है कि नतीजे तो साफ हैं, चाहे वो गोरखपुर हो या फिर बनारस हो। जी, हमारे साथ जयशंकर जी भी मौजूद है। जयशंकर जी, आपने सुना पंकज को, उनका कहना है कि कुछ सीटें थी ऐसी जहां पर लग रहा था कि कांटे की टक्कर हो सकती है या कुछ दिक्कत हो सकती है, लेकिन वहां पर भी अब दिलचस्प हो गया है मुकाबला। यानी पूर्वांचल में भी जो दिक्कतें थी उसको क्या साध लिया है बीजेपी ने? नहीं सुमेरा, देखिए, पंकज चूंकि फील्ड में है इसलिए उनकी बात को गलत नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हमारी जो अपनी सूचनाएं हैं, कम से कम 6 सीटें बीजेपी हार रही है इन 13 में से। और दूसरा है कि टफ फाइट सभी सीटों पे है। इवन प्रधानमंत्री के क्षेत्र का चुनाव भी एक तरफा हो जाएगा कि 5 लाख 8 लाख से जीत जाएंगे, ऐसा कतई नहीं है। जीत हार का मार्जिन कम होगा। चंदौली फंसे हुए हैं, महेंद्र नाथ पांडे फंसे हुए हैं, कुशीनगर की सीट फंसी हुई है, महाराजगंज में पंकज चौधरी जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं उनकी सीट फंसी हुई है। इस तरह से आप तमाम देखिएगा
अनुप्रिया पटेल हैं, उनके खिलाफ भी काफ़ी वहाँ ज़बरदस्त माहौल बन गया है। ये भदोही है जहाँ तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नाम पे लड़ रहे हैं, कमलापति त्रिपाठी के पौत्र हैं, ललतेश त्रिपाठी हैं, वो काफ़ी मजबूत लड़ रहे हैं। तो इसलिए टफ फाइट तो सभी सीटों पे, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये अलग बात हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है ऐसा ही है कि 7 और 6 का ही डिफरेंस होगा। बिल्कुल सर। और ऊपर हम तस्वीरें देख रहे हैं, रविशंकर प्रसाद पटना साहिब से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वो अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें आपके सामने, पटना साहिब सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं रविशंकर प्रसाद, एक बार फिर यहां से चुनावी मैदान में हैं। रूपेश कुमार वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। रूपेश, तस्वीरें हमारे सामने हैं, रविशंकर प्रसाद वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, जरा बताएं वहां पर क्या चल रहा है और वोटर्स क्या भारी संख्या में पहुंच रहे हैं पटना साहिब में अलग अलग मतदान केंद्रों पर? देखिए, बिल्कुल आज आखिरी चरण है और जो कोर कसर, जो मन में किसी को मलाल न रह जाए वोटर्स, और हालांकि कन्वासिंग भी बहुत हुई है, प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां की हैं, लिहाजा वोटर्स का जो टर्नआउट है वो सुबह से, हालांकि सुबह से वोटिंग शुरू होने से पहले से ही लंबी लंबी कतारें हर बूथ पे, चाहे जिस बूथ पे आप जाइए, भोजन और जलपान देखिए, यहाँ से आप वोट करेंगी और निकल रही हैं। एक महिला, ये बताइए, वोट कर लिया आपने? कर लिए वोट। तो जलपान की भी चिंता नहीं करें क्योंकि कुछ जलपान यहाँ भी व्यवस्था की गई है। चलिए ठीक है। हाँ, तो देखिए यहाँ पर, और वोट डालने के बाद से क्या व्यवस्था, हर बूथ पे लगभग, यहाँ अगर पटना में कहें, पाटलिपुत्रा या फिर पटना साहिब में, यहाँ पर ये एक व्यवस्था भी की गई है कि जो नारा दिया गया कि पहले मतदान फिर जलपान, तो वो जलपान की भी थोड़ी बहुत चिंता, अगर यहाँ पे लंबी कतारें लगती हैं तो थोड़े जलपान की व्यवस्था यहाँ भी, फ्रूट सलाद यहाँ पे रखा गया है। लेकिन बाकी जो मतदान केंद्र हैं वहाँ पर भी रामकृपाल यादव वोट दे चुके हैं, लालू प्रसाद यादव वोट दे चुके हैं, राबड़ी देवी वोट दे चुकी हैं, रोहिणी आचार्य यहाँ पर वोट दे चुकी हैं, रविशंकर प्रसाद वोट दे रहे हैं, जीतन राम मांझी वोटर हैं जहानाबाद संसदीय क्षेत्र के, वहाँ पर वो सपरिवार अपने मंत्री बेटे और पत्नी के साथ वहाँ पर वोट दे चुके हैं। और जिस तरीके से अपने कैंपेनिंग देखी, 55 दिनों तक ये कैंपेनिंग चली, लेकिन आखिरी फेज के ठीक पहले, क्योंकि पटना के आसपास, पटना साहिब और पाटलिपुत्रा, नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर रोड शो किया और फिर उसके बाद से वाराणसी में रोड शो किया, लेकिन दोनों रोड शो का असर, क्योंकि वाराणसी में अगर वो रोड शो करते हैं तो वाराणसी से लगी हुई 3 संसदीय सीट हो, चाहे वो बक्सर हो, काराकाट हो या फिर सासाराम हो, वो वाराणसी से लगी हुई है। पटना में प्रधानमंत्री ने रोड शो किया तो पटना से, पटना साहिब, पाटलिपुत्रा और सटी हुई नालंदा और जहानाबाद, ये जो 2 सीटें हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी ने जो 2 रोड शो किया और दोनों बहुत स्ट्रेटेजिकल था। पटना में रोड शो करने के बाद से शाम को वो वाराणसी पहुंचते हैं। क्या वो स्ट्रैटेजी काम कर रही है या नहीं, इस पर बात भी कर लेते हैं रूपेश। लेकिन इससे पहले रविशंकर प्रसाद क्या कह रहे हैं, आइए वो भी सुन लेते हैं। उन्होंने मतदान किया, वो तस्वीरें हमने अब दिखाई, मीडिया से बात कर रहे हैं, क्या कहना है उनका सुनिए। 100 मीटर बाहर अरे आप ही लोग के लिए है, काहे घबरा रहे हैं? अरविंद जी आप छोड़ दीजिए। लेकिन सुनेंगे वापस, एक बार कोशिश करेंगे कि क्या कह रहे हैं रविशंकर प्रसाद। मतदान करने के बाद वो बाहर निकले हैं। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये जो सीटें हैं जिसकी बात अभी रुपेश भी कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना में रोड शो किया और उसके आसपास की जो सीटें हैं उसे वो प्रभावित करते हैं, वाराणसी में वो चुनाव लड़ रहे हैं, उसके आसपास की सीटों को प्रधानमंत्री के वहाँ चुनाव लड़ने की वजह से भी उसका असर देखने को मिलता है। लेकिन जो पटना है या पटना के आसपास की सीटें हैं, पाटलिपुत्र की सीट एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, उसी सीट को नहीं जीत पा रही है आरजेडी। देखिए, पाटलिपुत्र तो वैसे भी लालू यादव के परिवार की प्रतिष्ठा की सीट है, सारण लालू यादव के परिवार की प्रतिष्ठा की सीट थी, तो कुल मिलाकर जब घर में ही इतने लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो प्रतिष्ठा हर दूसरी जगह फंसी ही रहेगी, इसमें कोई बहुत कहने की बात नहीं है। लेकिन पिछले कुछ चुनावों में जिस तरह से लालू यादव के साथ एक बड़ा जो पिछड़ी जातियों का जो समूह था वो जो गायब हुआ है, क्या उसको लाने में तेजस्वी को कोई कामयाबी मिली है? इसका जवाब आता है कि नीतीश के साथ जिस तरह से वो बार बार पलट कर गए, जिस तरह से वो नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने से बचते रहे, इसका सीधा सा मतलब हुआ कि वो वर्ग अभी लौट कर नहीं आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, आप सभी प्रत्याशियों को सुनिए
तो रवि किशन की आवाज वैसे ही निकलेगी, रामकृपाल की भी आवाज वैसे ही निकलेगी, और मंडी में कंगना की भी आवाज। सबको पता है कि इनका रोड शो, इनकी रैली, इनका कोई जो प्रचार अभियान है वो सबसे ज्यादा असर करता है। और मुझे लगता है यही वो डिफरेंशिएटर है जो विपक्ष को नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो 10-15% का मत है जो जीत हार की तरफ ले जाता है, उसको हम कैसे काट पाए, और वो बड़ा संकट अभी भी बना हुआ है। बिल्कुल, ब्रांड मोदी सबसे बड़ा फैक्टर एक बार फिर चुनाव का बनता हुआ नजर आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कैंडिडेट्स इसका खुलकर जिक्र भी करते हुए नजर आ रहे हैं। जयशंकर जी, जिक्र नहीं, आप उसको ऐसे कहिए कि वो अपना वाला कुछ किए नहीं है ना, तो उसी भरोसे ऐसे कहिए, मजबूरी है। जयशंकर जी, क्या नरेंद्र मोदी वो ब्रांड, वो चेहरा जो तमाम दुश्वारियां होने के बाद भी सीटें निकाल ले जाए, ये आश्वासन, ये भरोसा दिलाता हुआ दिखता है क्या बीजेपी के कैंडिडेट्स के अगर मद्देनजर बात की जाए? या फिर राहुल गांधी ने फर्स्ट फेज से लेकर 7वें फेज में अभी भी उन्होंने जो ट्वीट किया है वो यही किया कि भाई संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए इस बार वोटिंग जरूर करें। ये फैक्टर जो है ये भी एक बड़ा असर इस बार दिखाता हुआ नजर आया आपको? नहीं समीर, नरेंद्र मोदी जी अच्छे पोल स्ट्रेटजिस्ट हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जहां कहीं चुनाव होना होता है, जिस दिन मतदान होना होता है, उसके 1-2 दिन पहले या उसी दिन वो बगल के किसी क्षेत्र में भाषण करते हैं, रोड शो करते हैं, ताकि वहाँ का इम्पैक्ट वहाँ दिखाई दे। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। देखिए, ब्रांड मोदी है इस देश में, इसमें भी कोई नहीं है, इनकार नहीं है। लेकिन यही ब्रांड मोदी जब पश्चिम बंगाल में फेल कर जाता है तो हम चर्चा नहीं करते हैं। यही ब्रांड मोदी कर्नाटका में जब फेल कर जाता है तो हम चर्चा नहीं करते हैं। यही ब्रांड मोदी तेलंगाना में फेल कर जाता है तो हम चर्चा नहीं करते हैं। यही ब्रांड मोदी हिमाचल में फेल कर जाता है तो हम, क्योंकि वो तो नगर निगम तक के चुनाव में जाते हैं प्रचार करने, इसलिए उसमें तो कोई दो राय नहीं। ब्रांड मोदी का इस्तेमाल हर जगह होता है, लेकिन सफल जयशंकर जी, माफ कीजिएगा, आपको रोक रही हूँ क्योंकि हमारे साथ अमोद जुड़ गए और अमोद के साथ इस वक्त जेपी नड्डा मौजूद हैं। अमोद, आपके साथ जेपी नड्डा मौजूद हैं, क्या उनका कहना है हिमाचल प्रदेश के बारे में और ओवरऑल जो इस चरण में मतदान होना है उसको लेकर? सब परिवार वोट डालने गए थे आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, और बड़ा खूबसूरत तस्वीर था। आप जब वोट डालने गए थे तो आपकी पत्नी, आपके बहुएं, आपके बच्चे सब वोट डाले। तो आज आखिरी चरण का चुनाव हो रहा है, 5वें फेज का चुनाव, 7वें फेज का चुनाव है। क्या लग रहा है, अब आप कहाँ पहुँच गए इस बार? अमोद जी, जैसा मैंने पहले भी कहा, पूर्व हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, पहला फेज हो या 7वां फेज हो, सब लोग मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए आतुर हैं। वो चाहते हैं कि उनके नेतृत्व में भारत सक्षम बने, भारत समृद्ध बने, भारत आत्मनिर्भर बने और भारत सुरक्षित हो और भारत एक विकसित भारत बने। और ये उनको विश्वास, मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी है, तो उसको आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आज कन्याकुमारी में धुनी रमाए हुए हैं, लगातार योग और ध्यान में मग्न हैं और उन पे लगातार अटैक भी हो रहा है, आखिरी चरण के दिन तक अटैक हो रहा है। आपको क्या लग रहा है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, तब जब आप इतने कॉन्फिडेंट है जीत को लेकर? विपक्ष कह रहा है कि नहीं, उनकी सरकार बनने वाली है। ऐसा है कि गम भुलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। एक तरफ आप एग्जिट पोल बॉयकॉट करते हो, क्यों करते हो? मीडिया वालों ने की क्रेडिबिलिटी पर आप शक कर रहे हो क्या? आपने हर एक हमारे पक्ष में ही वो आपने एग्जिट पोल दिखाया है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन एक प्रक्रिया है जिसको आप पूरा करते हो, हम उसका सम्मान करते हैं। और किसी एग्जिट पोल के कुछ प्रेडिक्शन से किसी की सरकार बनती है क्या? ऐसा भी नहीं होता। लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, ये आपका कॉन्फिडेंस शेकन होता है। ये वो लोग हैं जो नाच ना आवे आंगन टेढ़, अ बैड क्राफ्ट्समैन ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स। तो ये ऐसे कारीगर हैं जो अपने औजार को ही गाली देते रहेंगे, किसी और को गाली देते रहेंगे। इनको अपने ऊपर विश्वास है नहीं, और जिस तरीके से ये कार्य करते हैं वो आपको अच्छी तरीके से मालूम है। उसको भारत की जनता का आशीर्वाद मिले, ये कभी संभव ही नहीं है। इस बार विपक्ष जो है उसका जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा दिखने लगा बीच में, और उनका ये कहना था कि बीजेपी इस बार 200 रुपये रुक जाएगी और हम सरकार इंडिया अलायंस के साथ बना लेंगे। आपको इसमें सहयोग करने वाला जो फैक्टर रहा वो लो % वोट थोड़ा कहीं कहीं रहा, उसकी वजह से उनका विश्वास बढ़ गया। आपको क्या लगता है कि ये? सबसे पहली बात तो ये है कि ये ज़मीन से कटे हुए लोग हैं और इनको ज़मीन की हकीकत नहीं मालूम है। लो % वोट पहले 2 फेजेज़ में आया। गायब कौन रहा? कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी। यही इनके वोटर ही नहीं निकले। ये सरेंडर कर गए कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार कर रही, क्या करना वोट डाल करके। बीजेपी कहाँ कम हुई?
बीजेपी ने अपना सारा वोट डाला है, बीजेपी के कार्यकर्ता। आपने ही रिपोर्ट, अमोद जी, आप लोगों ने रिपोर्टिंग की, कांग्रेस के बस्ते खाली रहे, कांग्रेस के बूथ खाली रहे, कांग्रेस के बूथ लगे नहीं, बस्ते लगे नहीं, समाजवादी पार्टी के लोग सरेंडर हो गए। आप देखिएगा फर्स्ट फेज़ का 2019 का चुनाव निकालिएगा और 2024 का चुनाव जो आएगा, आपके ध्यान में आएगा कि 2019 से 2024 फेज़ 1 और 2 में हमारी सीटें ज़्यादा होंगी। तो उनको यही नहीं पता चलता है कि उनके कार्यकर्ता ही नहीं आए, वोट कम इसलिए हम हताश नहीं हुए। हताश तो उनको होना चाहिए था, उनको ज़मीन मालूम नहीं है तो क्या करें फिर। सर, हिमाचल की भूमि पे खड़े हैं, आपकी ज़मीन पे खड़े हैं और आपने वोट भी डाला है। हिमाचल में 4 लोकसभा सीट है, आप उसको लेकर क्या सोच रहे हैं और क्यों ये चर्चा हो रही है कि 4 जून के बाद हिमाचल में सरकार चेंज हो जाएगी? ऐसा है, सबसे पहले कि चारों की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। जो हिमाचल में सरकार जाने की बात है, इसमें कांग्रेस ही बांध रही है। आप देखिए, 9 लोगों ने, आपकी सरकार थी, आपके समर्थन में थे, 9 लोगों ने आपके खिलाफ वोट दे दिया और भारतीय जनता पार्टी का सरकार कांग्रेस की और राज्यसभा का कैंडिडेट प्रत्याशी बीजेपी का जीत करके आता है। क्या अर्थ है, क्या मतलब है, क्या इसमें से दिखता है? हमारे 3 इंडिपेंडेंट विधायक, ये सारे के सारे कांग्रेस में थे, ये इस्तीफा दे करके आए हैं। आप कॉन्फिडेंस देखिए ना, और कांग्रेस का कॉन्फिडेंस क्या है, तुम्हारे विधायक छूट जाते हैं और तुमको पता नहीं चलता है।